हेलो रोहन, वेलकम टू इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग स्किल्स। आज के सेशन में हम लोग आरयूएनएल ए और जे के लिए टॉप 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं। ये हमारी सुपर एमसीक्यू सीरीज का पार्ट 7 है। इसके पहले के अगर आपने 6 सेशंस नहीं देखे होंगे तो आप इसके लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक प्लेलिस्ट के द्वारा आपको प्रोवाइड करा देता हूँ। वहाँ पे आप जाके सारे इंपॉर्टेंट सेशन देख सकते हो। आपको पता है गाइस, अभी रिसेंटली 4 सितंबर से आपके एग्जामिनेशन होने वाले हैं, ठीक है। हालांकि वहाँ पे जेईएन का मेंशन नहीं है एग्जामिनेशन में, जैसे कि मैंने आपको टाइम टेबल शेयर किया था, आपको पता ही होगा, अपने वो आई होप वो आपको अपडेट पता होगा कि इसका एग्जामिनेशन कब से होने वाला है करके, ठीक है। बट स्टिल एएन का वहाँ पे मेंशन है। और आपको मैं बता दूँ, इस मंथ में हम लोग काफ़ी नंबर ऑफ सेशंस आपको मैं प्रोवाइड करा दूंगा आपके आने वाले एग्जामिनेशन जेईएन के लिए, क्योंकि जैसे ये 4 सितंबर से एग्जामिनेशन हो जाता है, बाकी के जो पोस्ट है उनके एग्जामिनेशन हो जाती है, तो आपके काफ़ी ज़्यादा चांसेस है कि आपके एग्जामिनेशन वहाँ पे सितंबर में ही कंडक्ट हो जाए। तो आप ऐसा कंसिडर करके चलिएगा, आपको अच्छी तरीके से टारगेट होकर आपका प्रिपरेशन जारी रखना होगा। तो गाइज हम लोग आज के सेशन को शुरू करते हैं। सबसे पहले तो हमें प्रीवियस सेशन का आंसर डिस्कस करना पड़ेगा। क्वेश्चन जो है, हमने रेलवे डीएफसीसीएल का जो हमारा सेशन था मेजरमेंट के, हमने वहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिए थे सेशन नंबर 14 में, ठीक है। ये हमारे पोस्ट कोड 22 के लिए हमने सीरीज शुरू की थी। ये भी सीरीज को आप फॉलो करेगा अगर आप आरयूएनएल के लिए प्रिपेयर करेंगे, क्योंकि हमारे कोई भी सेशन से वो बाउंड नहीं है, आपको ध्यान में रखना होगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट से क्वेश्चन में आपको कवर कराते रहे हर एक सेशन में। तो आप आरयूएनएल के लिए प्रिपेयर करेंगे तो इस सीरीज को भी आपको अच्छी तरीके से फॉलो करना होगा, काफ़ी फायदेमंद रहने वाली है। तो हमने क्वेश्चन क्या पूछा था, एक हमारे पास 230 वोल्ट का सिंगल फेस डोमेस्टिक एनर्जी मीटर है जो कि कनेक्ट किया गया है हमने, ठीक है। एक हमारा एनर्जी मीटर है, एक रेजिस्टिव लोड को जो करंट कितना ले रहा है 4 एम्पियर्स का, वो क्या कर रहा है 2300 रिवॉल्यूशन 5 घंटे के अंदर बना रहा है। तो हमारा मीटर कांस्टेंट क्या होगा हमें पूछना है, ठीक है। तो ये 2300 रिवॉल्यूशन कितने आवर्स में कर रहा है, 5 आवर्स में। तो हमारा एक आवर में कितना रिवॉल्यूशन होगा, वो होगा 46, ठीक है, मैंने आपको बताया था। और इसकी टेक्निक भी मैंने बताई थी। 2300 को आपको 5 से मल्टीप्लाई करना है, तो ऐसा मत करते बट, ठीक है, सिंपली एक जीरो कट कर दिया, 23 को कर दिया डबल, ठीक है, 46। आपको मैथ्स के सिंप्लीफिकेशन का जो मैंने एक सेशन लिया था, हाउ टू सॉल्व इंस्टेंटली करके, वहाँ पे मैंने आपको बता दिया। जिन स्टूडेंट्स ने देखा होगा उन्होंने सीधा सीधा इसको मार्क कर लिया होगा, ठीक है। 2300 को अगर आपको 5 से मल्टीप्लाई करना होगा, ठीक है, तो एक जीरो यहाँ पे कट कर देना, 23 को मल्टीप्लाई 230 को आपको डबल कर देना है, ठीक है, 460, ठीक है। तो 1 आवर के अंदर, ठीक है, 460 रिवॉल्यूशंस वो बनाता है, ठीक है, करेक्ट। और एनर्जी कितना कंज्यूम हो रहा है वो एक आवर में, एक वो रजिस्टिव लोड के द्वारा वो हमें निकालना पड़ेगा। तो हम लोग सिंपल फार्मूला है उसका, वोल्टेज मल्टीप्लाइड में हमारा करंट कितना है 4 मल्टीप्लाइड बाय पावर फैक्टर कितना है 1, क्योंकि रजिस्टिव लोड है, प्योरली रजिस्टिव लोड है, ठीक है। और इसको हम लोग 10⁻³ से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि हमें किलोवाट आवर में वैल्यू निकालनी है। तो 0.920 किलोवाट आवर, करेक्ट। और हमें मीटर कांस्टेंट निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, ये जो हमारी एनर्जी है एक आवर के अंदर, जो हमारा रिवॉल्यूशन आया, नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन 1 आवर में, वो आए थे हमारे 460। इसको हम लोग डिवाइड कर देंगे 0.920 से, तो आपका वैल्यू आता है 500, ठीक है। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। और इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर दिया उन टॉप 10 स्टूडेंट्स के नाम है मंदार ईशासरी, सूरज गुरु, खलीफा आशिफ, सुमित कठाने, अमित मंडल, रोनी ठाकुर, मयूर एमजे, सरिता एसजी, मनीष यादव एंड गोविंद गब्रू। सो शॉर्ट आउट टू यू गाइस, यू आर द टॉप 10 स्टूडेंट जिन्होंने इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हमें सबसे पहले दिया, टॉप 10 स्टूडेंट्स आपको, ठीक है। और अगर आप भी चाहते हो कि आपका नाम मैं मेरे नेक्स्ट सेशन में लूँ, सेशन को एंड तक देखना होगा। सेशन के एंड में जो भी मैंने आपको क्वेश्चन पूछा है उस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा गाइस, ठीक है। आपको जितने भी क्विकली आपका रिस्पॉन्स रहेगा, उतनी ही क्विकली मैं आपके का नाम कंसिडर कर लूँगा आने वाले सेशन में। तो गाइज हम लोग सेशन को आगे बढ़ाते। आपको पता है अभी रिसेंटली कुछ ही दिनों पहले आरएसीबी ने, आरयूएनएल ने उनका एग्जामिनेशन पैटर्न अपडेट कर दिया था। जैसे कि आपको पता होगा, काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को 48 मार्क्स का जो जीके आता है उसमें देखकर जा रही थी, बट आपको अभी उसका डाउट जो है वो क्लियर हो गया होगा। आपको पता है राजस्थान का जीके 36 मार्क्स का आने वाला है, और आपको एवरीडे साइंस वर्ल्ड से रिलेटेड जो 12 क्वेश्चन है वो आपको वहाँ पे उसमें से पूछे जाने हैं। ऐसे मिला के 48 क्वेश्चन पूछे जाने वाले। इसके लिए हमने हमारे चैनल कोचिफाई पे काफ़ी एक्सटेंसिव आपको सेशंस प्रोवाइड कराए थे। पूरे टॉपिक हमने काफ़ी अच्छी तरीके से आपको सिस्टमैटिक वे से आपको सेशंस आपको प्रोवाइड कराए, ठीक है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है गाइस। अगर आपने फर्स्ट टाइम इस चैनल पे आप आ रहे होंगे तो आप इस कोचिफाई चैनल को भी, हमारे नॉन टेक्निकल जो चैनल है वहाँ पे भी आपको चेक करना होगा। राजस्थान जीके पे काफ़ी इंपॉर्टेंट सेशन मैंने आपको प्रोवाइड किए थे। जो मैम ने कमिट किया था फ्री आपको पीडीएफ्स देने के लिए, वो हमने फ्री जो पीडीएफ्स थे हमारे एप्लीकेशन कोचिफाई पे ऑलरेडी अपलोड करा दिए। कल ही मैंने आपको ये अपडेट भी दी थी हमारे टेलीग्राम चैनल पे। टॉप 50 क्वेश्चन्स का एक सेशन ऑलरेडी अपलोड करा दिया। उसके बाद में आरयूएनएल के लिए जो रीजनिंग के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो भी यहाँ पे हमको मेंशन करा दिए। ये 2 सेशन है गाइस, एक ही पीडीएफ के अंदर हमने कंबाइन करा दिए। उसके बाद में स्पोर्ट्स करंट अफेयर का ये फ्री में अपलोडेड है पीडीएफ। राजस्थान
का जो हमने 48 क्वेश्चंस के जो सेशंस लिए थे उसका एक पेड पीडीएफ काफ़ी नॉमिनल से अमाउंट पे हमने हमारे एप्लीकेशन पे अपलोड करे थे। ये पेड है, काफ़ी नॉमिनल अमाउंट है, मैक्सिमम आपको 27 रुपीज़ तक ही आपको वहाँ पे पीडीएफ देखने को मिलेगी, ई बुक्स देखने को मिलेंगे। उसके बाद में रीसेंट अपॉइंटमेंट का ये भी सेशन आपका फ्री है। और मैं आपको बता दूँ कुछ जो पेड है एक्सक्लूसिव जो आपके एग्जामिनेशन के लिए यूज़फुल रहने वाले वो है आपके राजस्थान स्टैटिक जीके और इंटीग्रेशन ऑफ राजस्थान। ये काफ़ी नॉमिनल अमाउंट मैंने आपको बताया था, अगर आप देखते हो तो मैक्सिमम 27 रुपीज़ तक ये ई बुक अवेलेबल है। ये जो राजस्थान पॉलिटी प्लस हिस्ट्री का ये हालांकि सिर्फ 5 रुपीज़ का एक यहाँ पे ई बुक है। काफ़ी अच्छी तरीके से इमेज के फॉर्म में मैंने आपको इस ई बुक को प्रेजेंट करा है हमारे एप्लीकेशन कोचिंग पे। अगर आपने डाउनलोड नहीं किया होगा तो उसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर देता हूँ, या उसको आप जाके गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो। सबसे पहले तो आपको ये राजस्थान स्टैटिक जीके और इंटीग्रेशन ऑफ राजस्थान यूनिफिकेशन जिसको हम लोग कहते हैं, ये सेशन जाके देखना होगा। ये ई बुक अच्छी तरीके से पढ़ना होगा। जैन टू जून जो करंट अफेयर्स है टॉप 100 क्वेश्चन ये भी हमने आपको प्रोवाइड कराया था। ओके उसके बाद में पॉलिटी प्लस हिस्ट्री का भी ई बुक अवेलेबल है और 300 क्वेश्चंस का ये तो काफ़ी इंपॉर्टेंट सेट है। जो 48 क्वेश्चंस का आपका एक सीरीज़ है उसमें हमने 300 प्लस क्वेश्चंस को एक ही ई बुक के अंदर कवर कराया और काफ़ी नॉमिनल से अमाउंट है जो कि हमारा एप्लीकेशन डेवलपमेंट का कॉस्ट आता है। इस ई बुक्स को आप जाके परचेस करना होगा। जो मैंने आपको फ्री बुक्स बताई थी वो भी आपको अच्छे तरीके से देखनी होगी गाइस, ठीक है। तो अभी हम लोग हमारे सेशन को शुरू करते हैं। देखते हैं हमारा सबसे पहला क्वेश्चन, हाइब्रिड पैरामीटर एक्सप्रेस। हमें आपको पता है हाइब्रिड पैरामीटर क्या है, ठीक है। ये हम लोग कौन सी क्वांटिटी के टर्म्स में एक्सप्रेस करते हैं, तो आपको पता होना चाहिए ये V1 और I2 है जिसको हम लोग एक्सप्रेस करते हैं इन टर्म्स ऑफ I1 एंड V2। आपको पता है V1 इज इक्वल्स टू क्या होता है H11 प्लस H11, V1 इज इक्वल्स टू H11 मल्टीप्लाइड बाय I1 प्लस H12 मल्टीप्लाइड बाय V2। एंड सिमिलरली I2 क्या होता है, वो होता है H21 I1 प्लस H22 मल्टीप्लाइड बाय V2, ठीक है। दैट मीन्स ये हाइब्रिड पैरामीटर्स हम लोग कैसे एक्सप्रेस करते हैं, V1 एंड V2 इन टर्म्स ऑफ I1 एंड V2, ठीक है। तो आपको ध्यान में रखना होगा ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। आने वाले जो कॉन्सेक्यूटिव क्वेश्चन है उसमें आपको ये क्लियर कर दूंगा। सबसे लास्ट क्वेश्चन में आपके लिए सेम लेके आया हूँ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 2, फॉर अ स्लैक बस इन अ लोड फ्लो स्टडी, ठीक है। यहाँ पे बोला गया है फॉर द स्लैक बस इन अ लोड फ्लो स्टडी हमें क्या क्या गिवन रहता है और क्या क्या फाइंड आउट करना पड़ता है। आपको बताना है स्लैक बस जो है, ठीक है, उसमें हमारे पास में वोल्टेज मैग्नीट्यूड और फेज एंगल हमें बता दिया रहता है। जो हमारी क्वांटिटी स्पेसिफाइड रहती है, जो हमें पता रहती है, और हमें अननोन क्वांटिटी कौन सी रहती है उस केस में वो रहती है, ठीक है, वो रहती है हमारी P एंड Q, एक्टिव एंड रिएक्टिव पावर। ये अननोन क्वांटिटी रहती है। मैं आपको एक चार्ट काफ़ी कॉमन सा चार्ट है, ठीक है, मैं आपको बता देता हूँ। आपको यहाँ पे टाइप ऑफ बस यहाँ पे लिख देता हूँ। एक तो सबसे पहले हमारी जनरेटर बस, दूसरा है हमारा लोड बस, ठीक है, और तीसरा है हमारा स्लैक बस, ठीक है। यहाँ पे जो टेबल में मेंशन कर रहा हूँ ये क्वांटिटी हमें पता रहती है स्पेसिफाइड, ठीक है, और आपको ध्यान में रखना होगा यहाँ पे अननोन है। ओके क्विकली आपको इसका टेबल भी आपको प्रोवाइड कर देता हूँ। तो स्लैक बस के लिए लोड फ्लो स्टडी में हमारे पास में वोल्टेज मैग्नीट्यूड पता रहता है, ठीक है, मॉड ऑफ वी, एंड डेल पता रहता है। डेल क्या हमारा फेज एंगल है, ओके, और अननोन क्या रहता है एक्टिव एंड रिएक्टिव पावर। उसी तरीके से आप जनरेटर बस से ध्यान में रखिएगा, एक्टिव पावर एंड वोल्टेज हमें पता रहता है। हमें क्या पता करना रहता है, क्यू, रिएक्टिव पावर और डेल जो हमारा फेज एंगल है। लोड बस PQ बस जिसको हम लोग कहते हैं PQ बस, ठीक है, जिसका नाम है PQ बस। लोड दैट हमारे तो कौन सा रहता है, एक्टिव या फिर रिएक्टिव, तो आप ध्यान में रखिएगा P एंड Q आर स्पेसिफाइड, दैट मीन्स हमें पता रहते हैं और हमें निकालने कौन से रहते हैं यहाँ पे, वो रहते हैं हमारे V एंड डेल। ये चार क्वांटिटीज़ के बीच में ये टेबल रिवॉल्व होता है। तो आपको ध्यान में रखना होगा स्लैक बस के लिए हमारे पास में वोल्टेज मैग्नीट्यूड और फेज एंगल हमारा स्पेसिफाइड रहता है और ये बाकी अननोन क्वांटिटीज़ आपको निकालने रहती है, ठीक है। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। अभी हम लोग देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है हमारा 3, फॉर विच अमॉन्ग द फॉलोइंग इज डेसिमल इक्विवेलेंट ऑफ हेक्स नंबर इज 1A53। आपको पता है हेक्साडेसिमल नंबर का जो बेस रहता है वो रहता है हमारा 16। कंप्यूटर अवेयरनेस पे दैट मीन्स नंबर सिस्टम पे ऊपर एक ऑलरेडी सेशन ले चुका हूँ, अगर आपने वो नहीं देखा होगा आपको एनी बेस दैट मीन्स हमारे पास में तो वो रह सकता है हमारे पास में डेसिमल, बाइनरी, एक तो ऑक्टल रहता है या फिर हमारा हेक्साडेसिमल रहता है। एनी बेस जो कन्वर्जन है इसका एक सेशन ऑलरेडी अपलोड करा दिया। इंटरेस्टेड स्टूडेंट्स मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करेगा, मैं आपको उसके लिंक प्रोवाइड कर देता हूँ या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक आपको दे दूँगा, वहाँ पर आपको एनी बेस आपको कन्वर्जन मिल जाएंगे, ठीक है। हालांकि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद आपको स्क्रीनशॉट में मेंशन कर देता हूँ कि कौन सा आपको सेशन देखना है, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं हेक्सा नंबर क्या है 1A53,
ठीक है। 1 को हम लोग देखिए इसको कन्वर्ट करना है डेसिमल इक्विवेलेंट में, हम लोग क्या करेंगे 1 इंटू 16⁻³ यहाँ से हम लोग बेसिकली शुरू करते 3 इंटू 16⁻0 प्लस 5 मल्टीप्लाइड बाई 16⁻1 प्लस a। अब a को हम लोग क्या रिप्रेजेंट करते हैं आपको पता है, ठीक है। 0 to 9 तक हम लोग नॉर्मल डिजिट लिखते हैं, लेकिन आफ्टर 9 दैट मीन्स 10 से लेके 15 तक आपको पता है हेक्साडेसिमल नंबर, हेक्सा नॉट अ हेक्साडेसिमल, आप ध्यान में रखिएगा, इट इज़ अ हेक्सा नंबर ओनली। उसका बेस रहता है हमारा 16, उसमें नंबर्स कौन से रहते हैं, डिजिट्स कौन से रहते हैं, 0 to 15 रहते हैं। बट उसमें क्या होता है एक्सेप्शन, 0 to 9 तक हम लोग सिर्फ न्यूमेरिक डिजिट्स लिखते हैं, बट 10 से लेके 15 तक हम लोग क्या लिखते हैं, A B C D इस तरीके से, ठीक है। तो आपको ध्यान में रखने का ये 10 जो रिप्रेजेंट करता है जस्ट 9 के बाद आने वाला 10, ठीक है। दैट मीन्स जो नंबर है हमारा वो 10 हम लोग इसको कंसिडर करते हैं। हम लोग क्या करेंगे 10 इंटू 16⁻², ठीक है। इस सब के एडिशन करते हैं तो आपको आंसर क्या मिल जाता है, आप क्या करेगा, इसका 1 आ जाएगा, इसका वैल्यू आ जाएगा 1 इंटू 3 विल बी 3, 16 इंटू 5 इस तरीके से 16 का स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय 10, 16 का क्यूब मल्टीप्लाइड बाय 1। आप किसकी सबके एडिशन करते हैं तो आपका आंसर मिल जाता है बी, विच इज़ 6739 इसका एडिशन आ जाएगा। दैट मीन्स इस हेक्सा नंबर का 1A53 हेक्स नंबर का डेसिमल इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा 6739। इसका बेस कितना रहेगा 10। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा, आपको ध्यान में रखना होगा, ठीक है। ये जो आप आपको स्क्रीनशॉट दिखाई दे रहा है नंबर सिस्टम का, ठीक है, इसमें आपको देखा होगा जैसे कि ऑक्टल टू हेक्सा, जिस मैंने आपको एग्जांपल बताया, डेसिमल टू बाइनरी, एनी बेस टू एनी बेस का कन्वर्जन काफ़ी कबार एक क्वेश्चन जो एग्जामिनेशन में आपको देखने को मिलता है। ये सेशन अगर आपको देखना होगा तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, मैं आपको इसके लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ऑलरेडी हमारे कोचिफाई चैनल पर अपलोडेड है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 है द डेटा टेबुलेटेड फॉर अ पावर सिस्टम इज एज फॉलोज। हमारे पास में कुछ डेटा गिवन है जहाँ पे लाइन वोल्टेज, जनरेटेड वोल्टेज, लोड पावर, लोड करंट, दीज ऑल वैल्यूज आर गिवन, ठीक है। तो हमें पूछा गया द रेजिस्टेंस ऑफ अ पावर लाइन कनेक्टेड टू इज व्हाट, ठीक है। हमारे पास में जनरेटेड पावर कितना है 558 किलोवाट। आई टोटली अपोलोजाइज फॉर द बैकग्राउंड नॉइसेस फॉर विच यू माइट हैव हियरिंग, ठीक है। तो आई होप आपको इस क्वेश्चन को समझने के लिए दिक्कत नहीं जा रही होगी, ठीक है। अगर आपको कोई भी दिक्कत आती है तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करेगा। जनरेटेड पावर कितना है हमारे पास में 558 किलोवाट, लोड पावर है हमारा 443, ठीक है। तो आपको हमें पूछा गया लाइन लॉसेस इन अ ट्रांसमिशन लाइन, ठीक है। तो वो क्या होता है I²R लॉस, काफ़ी सिंपल सा फॉर्मूला है, ठीक है। तो यहाँ पे हमें जो पावर लाइन में लॉसेस है, ठीक है, I²R लॉसेस है, ये तो हमें पता करने के लिए सबसे पहले तो रेजिस्टेंस की वैल्यू पता करनी पड़ेगी, ठीक है। बट हमारे पास में लॉसेस गिवन है, ठीक है। लॉसेस कितना है हमारे पास में वो भी हमें फाइंड आउट करने पड़ेगा। बट यहाँ पे आप नोटिस करते हो ये हालांकि क्वेश्चन इसीलिए मैंने आपके लिए इंक्लूड किया, आप अच्छी तरीके से समझ सको। जो जनरेटेड पावर है आप ध्यान में देख सके 558 करेक्ट, लोड पावर कितना है 443। अगर हम लोग जो जनरेट कर रहे हैं और लोड पावर से अगर हम लोग माइनस करते तो तभी जाके तो हमारे पास में लॉसेस मिलेगा, करेक्ट। तो यहाँ पे आता है 511, दैट मीन्स 115 किलोवाट जो ये हमारे सिर्फ लॉसेस है ट्रांसमिशन लाइन के, ठीक है। दैट मीन्स 115 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा I² इंटू आर। अब I² का वैल्यू हमारे पास में गिवन है 50² मल्टीप्लाइड बाय आर रहेगा, ठीक है। 50² दैट मीन्स 2500, ठीक है। किलोवाट है इसलिए हमें 10⁻³ से भी यहाँ पे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इसको आप 50² से अगर आप लोग डिवाइड करते हो तो आपका रेजिस्टेंस का वैल्यू आ जाएगा जो है हमारा 46 ओम्स। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 5 मैग्नेटिक लॉकिंग ऑफ अ रोटर विद स्टेटर इन केस ऑफ एन इंडक्शन मोटर में बी रिड्यूस्ड बाय, ठीक है। जो मैग्नेटिक लॉकिंग होता है स्टेटर और रोटर्स का, ठीक है, वो हम लोग किसके द्वारा रिड्यूस कर सकते हैं, यूजिंग इंटरपोल, लैमिनेटिंग द रोटर कोर, इक्वलाइजर कनेक्शन या फिर स्क्यूड रोटर स्लॉट। ये काफ़ी कॉमन सा क्वेश्चन है और मेनली पूछा जाता है, ठीक है। और इस तरीके से हमें ऑप्शन देखने को मिलता है। तो आपको ध्यान में रखना होगा हम लोग जो रोटर रहता है इंडक्शन मोटर का उसको हम लोग जो कॉपर वाश रहते हैं उसको हम लोग स्क्यू करते हैं पर्टिकुलर एक एंगल पे, ठीक है। उसके कारण क्या होता है जो मैग्नेटिक लॉकिंग फिनोमिना है काफ़ी कबार एक कॉगिंग करके ऐसा फिनोमेना हमें देखने को मिलता है जहाँ पे हमारा रोटर है वो रिफ्यूज़ करता है स्टार्ट होने के लिए, ठीक है। इस फिनोमेना को अवॉइड करने के लिए जो मैग्नेटिक लॉकिंग रहता है बिटवीन स्टेटर एंड रोटर टीथ उसी को हम लोग कहते हैं कॉगिंग। इस फिनोमेना को अवॉइड करने के लिए हम लोग रोटर की जो बार से, ठीक है, स्क्यूड रोटर स्लॉट को हम लोग यूज़ में लेते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। Then there is a next question which is question number 6. ये important question है। The impedance of a circuit having a V is equals to 120 sin of 304
t and current I is equals to 12 sin 314 t plus pi by 6 is what। ठीक है, इम्पिडेंस हम लोग किस तरीके से निकालते हैं, z इज इक्वल्स टू v एट एन एंगल ऑफ थीटा 1 अपॉन आई एट एन एंगल ऑफ थीटा 2। करेक्ट, ये हमारे पोलर फॉर्म में, मैंने आपको ये भी बताया था पोलर टू रेक्टेंगुलर किस तरीके से कन्वर्ट करना है, इसका भी छोटा सा सेशन ऑलरेडी अपलोड करा दिया चैनल पे। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो प्लस 5/6 का इसमें डिस्प्लेसमेंट है, 5/6 का दैट मीन्स कितना हो जाएगा 30 डिग्री का, पाई दैट मीन्स कितना होता है 180 अपॉन 6 विल बी 30। करेक्ट, तो अभी हम लोग v का वैल्यू हमारे पास गिवन है 120, ये हमारे पास में मैग्नीट्यूड यहाँ पे हमारे पास गिवन है। करेक्ट, 120 एट एन एंगल ऑफ 0 डिग्री अपॉन 12 एट एन एंगल ऑफ, देखिए यहाँ पे कितना है 30 डिग्री का है। ठीक है, अब ये न्यूमरेटर में जाता है, ये सिंपली हमारा डिवाइड हो जाता है 10, तो हमें सिर्फ यहाँ पे मैग्नीट्यूड ही पूछा गया है जो कि हमारा 10, ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। अगर आपको ऐसा गिवन रहता है 10 एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री या फिर 10 एट एंगल ऑफ -30 डिग्री, तो ये हमारा ऑप्शन करेक्ट हो जाता है, ये गलत हो जाता है। ठीक है, सिंप्लीफिकेशन वे में इसी तरीके से आपको ध्यान में रखने का, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। देन देयर इज अ नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज क्वेश्चन नंबर 7। द करंट सप्लाइड बाय द बैटरी शोन बिलो इज व्हाट। ये हमारी जो बैटरी है इसके द्वारा इस सर्किट में कितना करंट फ्लो होगा हमें पूछा गया। ये ए और बी जो टर्मिनल्स है ये सिर्फ आपको कंफ्यूज करने के लिए दिए गए, इसका कोई यहाँ पे सिग्निफिकेंस नहीं, क्योंकि यहाँ पे इसके रिस्पेक्टिव में कोई इक्विवेलेंट सर्किट नहीं पूछा है, कुछ भी नहीं पूछा है, सिर्फ हमें पूछा गया कि इस 10 वोल्ट के बैटरी द्वारा कितना करंट सप्लाई हो किया जा रहा है। अगर हम लोग इसको रिप्रेजेंट करते एक इक्विवेलेंट सर्किट में, ठीक है, तो आपको देखा होगा कि इसको अगर हम लोग यहाँ पे एलिमिनेट कर देते तो ये हमारे सीरीज़ में आ जाएंगे 5 + 5 ओम्स, और ये हमारा, इसको अगर हम लोग यहाँ पे एलिमिनेट कर देते तो ये हमारा 20 और ये 5 हमारा एक कनेक्शन में आ जाएगा। ठीक है, इसके पैरेलल लेग्स में कुछ इस तरीके से हमारा सर्किट बनेगा। मैं इसको रीड्रॉ कर देता हूँ, सेम रहेगा। ठीक है, करेक्ट, ये हो गया हमारा 10 वोल्ट का सप्लाई, ये हो गया हमारा 5 ओम्स का, यहाँ पे ये 20, ये 5 एंड दिस 5। ठीक है, सिंपल पूछा गया I1 और हम लोग I2 का वैल्यू निकाल पाएंगे। I1 विल बी व्हाट, ठीक है, ये मान लो हमारा I1 है। ठीक है, I1 एंड दिस I2। करेक्ट, I1 विल बी, I1 कितना आ जाएगा हमारा, देखिए ये हमारा कितना रेजिस्टेंस है 5 + 5 विल बी 10, वोल्टेज कितना है इसके अक्रॉस में 10 डिवाइडेड बाय 10 विल बी 1 एम्पियर। ठीक है, काफ़ी सिंपल सा लॉजिक में फिर मैं बता रहा हूँ। ठीक है, एंड I2 विल बी व्हाट, ठीक है, 10 वोल्ट सप्लाई है और इसका रेजिस्टेंस कितना है 5 + 20 25। ठीक है, 25, 5 2 ज़ा 5 5 ज़ा 2/5। मैंने आपको बताया था 1/5 का वैल्यू कितना आता है 0.2, 2/5 का वैल्यू कितना हो जाएगा, इसे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 0.4। ठीक है, 0.4 एम्पियर आ जाएगा। 1 प्लस, अब यहाँ पे मेन सा करंट कितना फ्लो हो रहा है I1 + I2, 1.4 एम्पियर, इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। ऑप्शन ए विल बी करेक्ट आंसर इन दिस केस। ठीक है, देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है हमारा 8। अ कंज्यूमर कंज्यूम 600 kWh पर डे एट अ लोड फैक्टर ऑफ 0.5 without increasing the maximum demand. If the consumer increases the load factor to 0.8, the consumption of energy in kilowatt would be what। ठीक है, यहाँ पे हमें क्या पूछा गया, एक हमारा कंज्यूमर कंज्यूम कर रहा है 600 kWh पर डे, एक दिन के अंदर वो 600 kWh पर डे कंज्यूम कर रहा है, जिसका लोड फैक्टर है 0.5। अगर हम लोग मैक्सिमम डिमांड को नहीं इंक्रीज़ करते, तो अगर हमारे कंज्यूमर ने लोड फैक्टर को इंक्रीज़ कर दिया 0.8 पे, तो कंजम्पशन है वो कितना होगा हमें पूछा गया है। ठीक है, यहाँ पे लोड फैक्टर कितना गिवन है, वो है हमारा 0.5। करेक्ट, एवरेज एनर्जी कंज्यूमशन कितना है हमारा इस पे, वो है हमारा 600 kWh। करेक्ट, तो हमारा मैक्सिमम एनर्जी कंज्यूम हम लोग किस तरीके से निकाल पाएंगे, क्योंकि आपको पता है लोड फैक्टर का फॉर्मूला ही क्या होता है, एवरेज एनर्जी कंज्यूम्ड, ठीक है, अपॉन मैक्सिमम एनर्जी कंज्यूम। ठीक है, तो इससे हम लोग मैक्सिमम एनर्जी कंज्यूम निकाल पाएंगे। ठीक है, सिंपली मैक्सिमम एनर्जी हम लोग कंजम्पशन निकाल पाएंगे, वो हो जाएगा हमारा 600 डिवाइड बाय 0.5, ये हो जाएगा हमारा 1200 kWh। करेक्ट, 1200 kWh है। अगर यहाँ पे पूछा गया कि कांस्टेंट लोड पे ऐसा, जैसे कि मैक्सिमम एनर्जी कंज्यूम इज कांस्टेंट, ठीक है, वो हमारी कांस्टेंट है, और हमारा लोड फैक्टर इंक्रीज कर दिया हमने 0.8 पे, तो कंजम्पशन कितना होगा एनर्जी का, ठीक है, वो हम लोग निकाल पाएंगे। तो एवरेज एनर्जी कंज्यूमशन हमारा कितना रहेगा, ठीक है, मैक्सिमम, ये जो मैक्सिमम वैल्यू है हमारी, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय हम लोग लोड फैक्टर करेंगे। लोड फैक्टर अब हमारा नया कौन सा रहेगा, मैं आपको कलर चेंज करके बताता हूँ। देखिए, अब इस केस में वो रहेगा 0.8। देखिए गाइस, आपको मैं बता देता हूँ, आई होप आपको समझ में आएगा। लोड फैक्टर का फॉर्मूला क्या रहता है, वो है हमारा एवरेज एनर्जी कंज्यूम्ड अपॉन
मैक्सिमम एनर्जी कंज्यूम। करेक्ट। अभी हमने मैक्सिमम एनर्जी कंज्यूम निकाल दिया, किसके बेसिस पे? ये हमारा 600 किलोवाट आवर के बेसिस पे, ठीक है, जो कि है हमारा 1200। दैट मीन्स हमने ये नई वैल्यू निकाल ली। लेट मी चेंज द कलर वंस अगेन। ये हमने हमारी वैल्यू निकाल ली और हमारा लोड फैक्टर भी हमारा 0.8 हो गया। तो हम लोग एवरेज एनर्जी कंजम्पशन कितना है नया वाला हम लोग निकाल पाएंगे। सिंपल है, 1200 को अगर हम लोग 0.8 से मल्टीप्लाई करते तो हमारा वैल्यू आता है 960। देखिए 0.8 को आपको किस तरीके से कन्वर्ट करना है ये भी आपको पता है गाइस। आप क्या करेगा, 120, ठीक है, ये पॉइंट से पॉइंट यहाँ पे डेसिमल पॉइंट कैंसिल हो जाएगा। 12 इंटू 8 कितना हो जाएगा 96, और ये हमारा जीरो यहाँ पे लग जाएगा, ठीक है, 96 किलोवाट और ये हमारा नया कंजम्पशन ऑफ एनर्जी रहेगा। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। देखिए इस क्वेश्चन के आपके कॉन्सेप्ट, इस क्वेश्चन के लिए आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होना काफ़ी इंपॉर्टेंट है गाइस। अभी आपको हालांकि समझ में आ जाता है, लेकिन मैं आपको बता दूं यही सारे क्वेश्चंस मैं आपको डिटेल में एनालाइज करके ही आपको सेशंस प्रोवाइड कराते रहो, सेम क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं। देखिए काफ़ी बार एग्जामिनेशन का पैटर्न जो है वो ईजी रहता है, लेकिन आपके जो कैलकुलेशन है और कॉन्सेप्ट में आप पर काफ़ी बार गलत हो जाते हैं, और उसके कारण जो वैल्यूज़ गिवन रहती है ये काफ़ी क्लोज रहती है आपके ऑप्शन से। देखिए यहाँ पे फर्स्ट एंड सेकंड दीज आर ऑल आइडेंटिकल, ठीक है, ये एक ही हमारे मैथमेटिकल के जो कंसेप्ट है उसके बेसिस पे ही हमारे वैल्यूज़ यहाँ पे गिवन रहते हैं, और काफ़ी फर्स्ट ऑप्शन ही हमारा गलत रहता है मेनली, ठीक है, वही हम लोग सिलेक्ट करके आते हैं। यहाँ पे आपको बता दूँ आपकी कैलकुलेशन स्पीड आपको फास्ट करनी पड़ेगी और आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर करना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इंस्टेड ऑफ आई वुड सजेस्ट कि आप काफ़ी नंबर ऑफ क्वेश्चंस को सॉल्व करने से बदले आप सबसे पहले तो आप कॉन्सेप्ट्स क्लियर करके फिर ही जाके आप क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सकते हो, ठीक है। अभी हम लोग देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि है क्वेश्चन नंबर 9। एन आयरन कोर choke coil when connected to a 15 volt DC supply draws a current of 1.5 एम्पियर। एक हमारा आयरन कोर चोक कॉइल है, जब हम लोग उसको कनेक्ट करते हैं 15 वोल्ट DC सप्लाई पे वो ड्रॉ करता है हमारा 1.5 एम्पियर। जब हम लोग 230 वोल्ट 50 हर्ट्ज सप्लाई पे कनेक्ट करते हैं वो हमारा 2 एम्पियर करंट लेता है और 60 वाट कंज्यूम करता है। तो आयरन लॉसेस कितने हो गए उस कोर के अंदर ही हमें पूछा गया है, ठीक है। गिवन हमारा डीसी सप्लाई कितना है वो है हमारा 15 वोल्ट का, ठीक है, करंट कितना है 1.5 एम्पियर का, तो हमारा रेजिस्टेंस उसका कितना हो जाएगा 15 अपॉन 1.5, ये इसका वैल्यू आ जाएगा 10 ओम्स। 10 ओम्स का तो रेजिस्टेंस आ गया, ठीक है। अब हमारे पास में इसके कॉपर लॉसेस को हम लोग निकालते हैं। अब ये कितना करंट ले रहा है 2 एम्पियर्स का ले रहा है, ठीक है, दैट मीन्स हमें आई स्क्वायर आर लॉसेस हमें निकालना पड़ेगा। तो 2 स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय हम लोग इसका रेजिस्टेंस से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 का स्क्वायर 4 इंटू 10 विल बी 40 वाट, ठीक है। अब ये क्या कर रहा है, ये कर रहा है 80 वाट। अब ये आयरन लॉसेस हमें हम लोग निकाल सकते हैं। देखिए आयरन लॉसेस क्या हो जाएगा हमारे फिर, ठीक है, टोटल लॉसेस माइनस ये जो हमारे कॉपर लॉसेस है 40 वाट, ये हमारे कॉपर लॉसेस, टोटल लॉसेस हमारा 60 माइनस 40 विल बी 20। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा, ठीक है। अभी हम लोग देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर है हमारा 10। 50 हर्ट्ज करंट ऑफ अ जीरो रेफरेंस हैज एन एवरेज वैल्यू ऑफ 45 एम्पियर। इट्स इंस्टेंटेनियस वैल्यू एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री इज व्हाट। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मार्क करके रखता हूँ, ध्यान में रखें। एक हमारा 50 हर्ट्ज करंट है ऑफ अ जीरो रेफरेंस हैज एन एवरेज वैल्यू ऑफ 45 एम्पियर। उसका इंस्टेंटेनियस वैल्यू पूछा गया है 30 डिग्री पे, ठीक है। आपको पता है एवरेज वैल्यू का फॉर्मूला क्या रहता है, वो रहता है हमारा ट्वाइस ऑफ IM/π, करेक्ट। यहाँ पे एवरेज वैल्यू कितना है हमारा 45 डिग्री के बने, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं, 45 इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ IM/π। इस केस में हमारा IM का जो वैल्यू आता है वो आता है 70, क्योंकि आपको पता है 2/5 का एक कॉन्स्टेंट है 0.637, ठीक है। तो इसका वैल्यू आता है 70.6 मान लो, ठीक है, 70.6 एम्पियर इसका IM का वैल्यू आता है। अब यहाँ पे पूछा गया एट एंगल ऑफ 30 डिग्री। देखिए आपको पता है एक साइनोसाइडल को हम लोग किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, IM साइन ऑफ ओमेगा टी, ठीक है। एक करंट को एक पर्टिकुलर टाइम के लिए किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, IM ऑफ साइन ओमेगा टी। अब IM का वैल्यू हमें पता चल गया 70 है, ठीक है, हम लोग 70 लिख लेते हैं। साइन ऑफ 30 मैंने आपको बताया था, साइन 30 साइन 60 किस तरीके से निकालना है, आई होप आपने अभी तक उसको देख लिया होगा, ठीक है। उसका भी मैंने एक सेशन मेंशन किया है, सेशन इसके लिए भी मैंने बताया था साइन 30 कॉस 30 इसका चुटकियों में किस तरीके से निकालना है, काफ़ी शॉर्ट ट्रिक की मदद से मैंने आपको बताया था। इसका भी सेशन अगर आपको चाहिए होगा तो मैं बता दूंगा। काफ़ी बार एग्जामिनेशन में आपको कैलकुलेटर नहीं रहता है और यहाँ पे आपको साइन 60 हो गया या फिर कॉस 60 कॉस 45 कॉस साइन 45 टैन का जो वैल्यूज है वो निकालना था, आप चुटकियों में निकाल सकते हो, ठीक है। वो आपको जाके देखना होगा। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद आपको वैल्यू मिलती है 35.33 एम्पियर्स, ठीक है। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा, ठीक है। वो आपको मैं सेशन की लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा देता हूँ।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 11। इन केस ऑफ अ 3-phase इंडक्शन मोटर, शाफ्ट पावर इज 2700 वैट एंड मैकेनिकल लॉसेस आर 180 वैट। स्लिप हमें गिवन है 4% का, तो रोटर के ओहमिक लॉसेस कितने हो गए ये हमें निकालना है। ऐसे क्वेश्चन में मेनली आपको एक फॉर्मूला ध्यान में रखना होगा, मैंने काफ़ी बार बता दिया, P/PCU/P ग्रॉस, ये आप ध्यान में रखिएगा। ठीक है, ये हमारा इनपुट पावर हो गया, हमारा कॉपर लॉसेस होगा, ये हमारा ग्रॉस नेट आउटपुट पावर हमारे शाफ्ट पे कितना आता है हुआ है, उसका रेशियो है 1:S/1 - S। करेक्ट। अब आपको क्या पूछा गया कि यहाँ पे P ग्रॉस पावर हमारा कितना हो जाएगा, वो तो हमें निकालना पड़ेगा कि वो कितना होता है शाफ्ट पावर, ठीक है, प्लस मैकेनिकल लॉसेस। शाफ्ट पावर कितना है हमारा 2700 वैट प्लस हमारा 180 वैट है, इसको हम लोग ऐड करते हैं 0.8 है, यहाँ पे 8 आ जाएगा 2880। ठीक है, 2880 हमारे क्या है P ग्रॉस, दैट मीन्स ये वैल्यू हमारे पास आ गई। अब हमें क्या पूछा गया, रोटर के ओहमिक लॉसेस कितने रहेंगे। ठीक है, तो हम लोग निकाल सकते हैं ओहमिक लॉसेस, दैट मीन्स हमारे कॉपर लॉसेस कितने रहेंगे। तो उसके लिए हमें स्लिप का भी वैल्यू निकालना पड़ेगा। स्लिप का वैल्यू हमारा 4%, इसको हम लोग कन्वर्ट करते हैं तो 0.04 इसका वैल्यू आ जाएगा। ठीक है, तो अब इस रेशियो को कैसे तरीके से इस्तेमाल करना है मैं आपको बता देता हूँ, ये अगर आपने ध्यान में रख लिया यहाँ तक। ठीक है, अभी हमें कॉपर लॉसेस निकालना है, तो अब क्या करना, PCU/PG, ये वैल्यू गिवन है, इसका रेशियो क्या है S/1 - S। ठीक है, अब वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेगा, PCU क्या हो जाएगा S 0.04 अपॉन, ठीक है, 1 - 0.04 विल बी 0.96 मल्टीप्लाइड बाई इस PG को, दैट मीन्स इस 2880 को यहाँ पे मल्टीप्लाई करके 2880, तब जाके आपका वैल्यू आएगा विच विल बी 120 वैट्स। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा। थोड़े से बेसिक कैलकुलेशन है, आप इसकी प्रैक्टिस करिएगा, काफ़ी सिंपल से आपको जम जाएंगे इजीली। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 12। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें आपको 2-3 क्वेश्चन कॉन्सेप्ट में आपको समझा देता हूँ। देखिए, एक इंपेडेंस गिवन है हमारे सर्किट का, इंपेडेंस दैट मीन्स हमारे पास इसमें रेजिस्टेंस भी है और इस केस में हमारे पास में रिएक्टेंस भी है। ठीक है, ये हो गया हमारा Z। ठीक है, हम लोग किस तरीके से लिखते हैं, Z = R ± JX। ठीक है, ये X दैट मीन्स ये एक तो इंडक्टर के द्वारा किया गया रिएक्टेंस रहता है या फिर वो हमारे कैपेसिटर द्वारा रिएक्टेंस, और ये रेजिस्टेंस हमारा आपको पता ही है। ठीक है, इसको अगर हमें एडमिटेंस के फॉर्म में लिखना है, Y अगर लिखना है, तो वो क्या होता है हमारा G ± आपको JB ऐसा आता है। अब B क्या हो गया, ये B हो गया ससेप्टेंस, करेक्ट, और G क्या हो गया हमारा, ठीक है, ये G हो गया हमारा कंडक्टेंस। अब इसमें क्वेश्चन ऐसा पूछा जाता है, मैं आपको अच्छी तरीके से सुनिएगा, स्किप मत करिएगा। देखिए, आपको क्वेश्चन ऐसा पूछा जाता है, व्हाट इज रेसिप्रोकल ऑफ रिएक्टेंस। ठीक है, इट इज़ रिएक्टेंस, तो वो होता है हमारा ससेप्टेंस। एंड व्हाट इज रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस, वो होता है हमारा कंडक्टेंस। ठीक है, एंड व्हाट इज रेसिप्रोकल ऑफ इम्पिडेंस, ये हमारा इम्पिडेंस है, और ये हम लोग इसको क्या कहते हैं, एडमिटेंस। ठीक है, ये हो गया हमारा एडमिटेंस। इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर ये क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, समझिएगा, हमें इम्पिडेंस, यहाँ पे इम्पिडेंस की मैंने 3 + J4, करेक्ट, तो हमें यहाँ पे एडमिटेंस पूछा गया और हमारा कंडक्टेंस इसका कितना हो जाएगा, दैट मीन्स हमें वैल्यू पूछी गई है G की, G का वैल्यू हमें निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो Y क्या हो जाएगा हमारा, वो हो जाएगा हमारा इनवर्स ऑफ Z, मैंने आपको बताया था ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, ठीक है, तो एडमिटेंस विल बी 1/Z। ठीक है, तो वो हो जाएगा 1/3 + J4। ठीक है, इसको हम लोग स्प्लिट अप करते हैं। ठीक है, इसको हम लोगों को रैशनलाइज करना पड़ेगा, तो हम लोग रैशनलाइज कैसे करते हैं, 1/, देखिए इसको आप सिंपली मल्टीप्लाई कर दिए प्लस माइनस 3 - J4 से ऊपर और नीचे, 3 - J4 से ऊपर भी मल्टीप्लाई करेगा और यहाँ पे नीचे 3 - J4 से यहाँ पे नीचे भी मल्टीप्लाई करेगा, सो दैट हम लोग इस फॉर्म में उसको ला सकेंगे। अब हमारा ये फॉर्म कैसा हो जाएगा, ठीक है, 3/25 - J/4 ठीक है, अब ये जो वैल्यू होगी वो हो गया हमारी ससेप्टेंस की वैल्यू। अगर आपको ऐसा पूछा गया था व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ससेप्टेंस, तो वो हो जाता था 4/25, आई विल राइट इट डाउन नीटली, 4/25। और अगर आपको कंडक्टेंस की वैल्यू पूछी गई तो वो हो जाएगा हमारी 3/25, वही हमारा आंसर है ऑप्शन बी। ठीक है, आई होप आपको एक कॉन्सेप्ट समझ में आओगे। इसी बेसिस पे आपको क्वेश्चन मेनली पूछे जाते हैं। ठीक है, इंडक्टिव रिएक्टेंस क्या रहता है, ठीक है, इस टाइम पे हम लोग यहाँ पे प्लस साइन यूज़ करते हैं, आपको ध्यान में रखना होगा। जो कैपेसिटिव रिएक्टेंस रहता है उस टाइम पे हम लोग माइनस, ठीक है, बट
वाइस वर्सा हो जाता है इसके एडमिटेंस के फॉर्म के टाइम पे, ठीक है। तो आपको ये ध्यान में रखना होगा। अभी हम लोग बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर 13। अ जीनो डायोड इज यूज्ड एज अ रेगुलेटर बिकॉज, जीनो डायोड को हम लोग एज अ रेगुलेटर करके यूज़ करते हैं, क्यों? क्योंकि वोल्टेज जो रहता है उसके अक्रॉस में कि वो कॉन्स्टेंट रहता है फॉर अ लार्ज चेंजेस ऑफ द करंट थ्रू इट, ठीक है। और आपको पता है इस जीनर डायोड में जीनर ब्रेकडाउन के बाद ही हमें, ठीक है, जीनर ब्रेकडाउन के बाद ही हमारा जो वोल्टेज है वो हमारा कांस्टेंट रहता है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना होगा, वोल्टेज अक्रॉस इट्स रिमेन कांस्टेंट फॉर अ लार्ज चेंजेस इन अ करंट। एज अ हम लोग उसको फिर क्या करते हैं कि वोल्टेज रेगुलेटर करके भी इसको यूज़ करते हैं, ठीक है। ये एक हमारा हेवीली डोप्ड पीएन जंक्शन डायोड है, ठीक है। और डोप करना मतलब क्या होता है, ठीक है, इसमें इम्प्योरिटीज़ को ऐड करना। मैंने आपको बताया गैलियम आर्सेनिक इस तरीके से जो एन टाइप, पी टाइप, पेंटावैलेंट, ट्राइवैलेंट इम्प्योरिटीज़ रहती है उसको हम लोग डोपिंग करते हैं। दैट मीन्स उस इम्प्योरिटीज़ को हम लोग इंट्रेंसिक सेमीकंडक्टर के अंदर, देखिए ध्यान में रखिएगा, इंट्रेंसिक सेमीकंडक्टर एंड एक्सट्रेंसिक सेमीकंडक्टर्स आर टू डिफरेंट थिंग्स। ये दोनों अलग अलग चीज़ है। इंट्रेंसिक सेमीकंडक्टर ये प्योरेस्ट फॉर्म है, ठीक है, हमारे सेमीकंडक्टर का। इसमें जब हम लोग डोपिंग करते हैं दैट मीन्स हम लोग क्या करते हैं, इम्प्योरिटीज़ ऐड करते हैं, तब जाके हमारा एक्सट्रेंसिक सेमीकंडक्टर है। अब इसमें भी दो टाइप रहते हैं, एक तो एन टाइप रहता है, फिर पी टाइप रहता है। होता क्या है, अगर हम लोग जो गैलियम आर्सेनिक इस तरीके से जो इम्प्योरिटीज ऐड करते तो वो हमारे अकॉर्डिंगली ये जो एक्सटेंसिक सेमीकंडक्टर एक तो पी टाइप फॉर्म होता है फिर एन टाइप फॉर्म होता है। इसका टेबल भी मैंने काफ़ी बार मेंशन कर चुका हूँ, वो उसको आपको ध्यान में रखना होगा, ठीक है। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। Then there is a next question, which is question number 14. A strain gauge with a resistance of 250 ohms undergoes a changes of 0.150 ohms during a test. The strain is 1.5 into 10 raised to power minus 4. The gauge factor is what? ठीक है, स्ट्रेन हमें पूछा गया है, वो क्या था, चेंज इन लेंथ, ठीक है, जो कि हमारे पास वैल्यू कितने हैं 1.5 मल्टीप्लाइड बाई 10 raised to power minus 4, ठीक है। तो गेज फैक्टर क्या होता है, गेज फैक्टर विल बी चेंज इन रेजिस्टेंस अपॉन ओरिजिनल रेजिस्टेंस, तो चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, ठीक है, नॉट रेजिस्टेंस, करेक्ट। तो हमारे पास में चेंज इन रेजिस्टेंस कितना है हमारा, ठीक है। तो इसके लिए हमें पता करना पड़ेगा जो आर है, ठीक है, एक रेजिस्टेंस कितना है हमारा 250 ओम्स है, ठीक है, 250 ओम्स, और डेल आर कितना है हमारे पास में 0 पॉइंट, चेंज कितना हो रहा है 0.150, ठीक है। 0.150 को अगर आप लोग यहाँ पे लिख लेते हैं 0.150 अपॉन 250, यहाँ पे क्या आ जाएंगे फिर चेंज इन लेंथ, ठीक है, चेंज इन लेंथ हमें निकालनी पड़ेगी, जो कि यहाँ पे हमारे पास गिवन है डेल, जहाँ पे बोला गया द स्ट्रेन कितना है 1.5 into 10 raised to power minus 4, 1.5 into 10 raised to power minus 4। इसको आप कंप्लीटली सॉल्व कर ले तो आपको गेज फैक्टर कितना मिलता है 4। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ गया, ठीक है। दिस 0.150 डिवाइडेड बाई 250 का हमारा एक्सप्रेशन क्या आ जाता है, यहाँ पे लिख देता, आप सॉल्व कर सकते हो गाइस, ठीक है। यह आता है हमारा 6 into 10 raised to power minus 4। आप सॉल्व करके देखिएगा, काफ़ी सिंपल है, ठीक है। तो ये 10 raised to power minus 4, 10 raised to power minus 4 कैंसिल हो जाएगा, 1.5, 60 डिवाइडेड बाई 15 विल बी 4। तो हमारा गेज फैक्टर आ जाता है ऑप्शन डी 4, ठीक है। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 15। एक्सपोजर ऑफ इंसुलेटिंग मटेरियल टू अ मॉइस्चर कॉजेज इंक्रीजिंग। अगर हमारा इंसुलेटिंग मटेरियल को मॉइस्चर के अंदर एक्सपोज किया जाएगा, अगर उसके अंदर मॉइस्चर चला गया, ठीक है, या फिर एक्सपोज हो गया वो एटमॉस्फेरिक मॉइस्चर को, तो उसके कारण क्या होता है कि उसके कारण डाइलेक्ट्रिक लॉस जो है वो हमारा होता है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। ये हमारा इंसुलेटिंग मटेरियल एक हमारा सब्सटेंस है जो प्रिवेंट करता है हमारे लीकेज ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है, अनवांटेड डायरेक्शन में। अगर हमारे मॉइस्चर के साथ इसका कॉन्टैक्ट आ जाता है तो उसके कारण हमारा डाइलेक्ट्रिक लॉस वहाँ पे होता है। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। देन देयर इज द नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज क्वेश्चन नंबर 16। एयर एग्जिबिट्स पैरामैग्नेटिज्म, फेरीमैग्नेटिज्म, एंटी फेरोमैग्नेटिज्म या फिर फेरोमैग्नेटिज्म। तो ध्यान में रखना होगा, एयर को है हमारी पैरामैग्नेटिज्म रहते हैं। पैरामैग्नेटिज्म मतलब क्या है, एक ऐसा मटेरियल जिसकी रिलेटिव परमेबिलिटी स्लाइटली ग्रेटर देन 1 रहती है और काफ़ी कम ये मैग्नेटाइज होता है, ठीक है, और ये अट्रैक्ट करते हैं लाइन्स ऑफ फोर्स वीकली, काफ़ी वीकली वो जो लाइन्स ऑफ फोर्सेज है उसको ये अट्रैक्ट करते हैं, तो उसी को हम लोग कहते हैं पैरामैग्नेटिक। उसी के अपोजिट क्या रहता है फेरोमैग्नेटिक मटेरियल, जिसको हम लोग स्मॉल इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट्स में भी उसको यूज़ करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 17। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में जो फर्स्ट क्वेश्चन किया था उसी से रिलेटेड है, ठीक है। इसके ऊपर आपको टेबल में आपको देता है, अगर हमारा एक 2 पोर्ट नेटवर्क जो है वो रेसिप्रोकल है तो इसमें से कौन सी कंडीशन करेक्ट नहीं है। y12 इज इक्वल्स टू y21, ठीक है, y12 इज इक्वल्स टू y21, ये हमारी कंडीशन करेक्ट है। AD इज इक्वल्स टू BC+1, ये भी हमारा करेक्ट आंसर आ जाएगा, ठीक है।
और यहाँ पे क्या है, H12 इज इक्वल टू H21, H12 इज इक्वल टू H21, ये गलत हो जाएगा। हमारा क्या होता है, H12 इज इक्वल टू माइनस ऑफ H21 होता है, ठीक है। ये हमारा इनकरेक्ट आ जाए, हालांकि Z12 इज इक्वल टू Z21 ये भी हमारा करेक्ट आ जाता है, ठीक है। अब इस कंडीशन में मैं आपको एक टेबल बना देता हूँ, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगर हमारा सर्किट एक रेसिप्रोकल है एंड और सर्किट इज सिमेट्रिकल, ठीक है, तो ध्यान में रखिएगा दोनों भी कंडीशंस। तो इस केस में हमारे पास क्या आता है, Z12 इज इक्वल टू Z21, और यहाँ पे सिमेट्रिकल कंडीशन में क्या आता है, Z11 इज इक्वल टू Z22। ध्यान में रखिएगा, सारे इंपॉर्टेंट है। Y12 इज इक्वल टू क्या होता है, Y21, और इसके कंडीशन में क्या होता है, Y11 इज इक्वल टू Y22। मॉड ऑफ ABCD वो इसका वैल्यू होता है 1, ठीक है। इस केस में क्या होता है, H11 H12 H21 H22 इज इक्वल टू 1, ये हमारा सिमेट्रिकल और रेसिप्रोसिटी का ये हमारा रिलेशन। यहाँ पे इस केस में क्या होता है, H12 इज इक्वल टू माइनस ऑफ H21, और इस केस में रिवर्स हो जाता है। इसी तरीके से रेसिप्रोकल सर्किट में क्या होता है, G12 इज इक्वल टू माइनस ऑफ G21। इस तरीके से आपको ध्यान में रखूँगा, इसलिए यहाँ पे ऑप्शन सी जो है ये इनकरेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो अभी हम लोग बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर 18। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक हमारा सिंगल फेज AC वोल्टेज सोर्स है जिसका 200 वोल्ट RMS है, वो हमने कनेक्ट कर दिया एक लोड को जो कंज्यूम कर रहा है एक्टिव पावर 300 वाट का। तो हमें रिएक्टिव पावर कैलकुलेट करने के लिए बोला गया है। अगर वो लोड 2.5 एम्पियर का RMS करंट ड्रॉ कर रहा है उस सर्किट से, हमारे पास में पावर कितना है, एक्टिव पावर 300 वाट है, करेक्ट। अपेरेंट पावर S का वैल्यू कितना है हमारे पास में, हम लोग निकाल पाएंगे। वोल्टेज हमारे पास में गिवन है 200, और करंट उसमें से आपको पता है 2.5 है, ठीक है। तो हो जाएगा हमारा 500 वोल्ट एम्पियर्स, ठीक है। तो इसको हम लोग निकाल पाएंगे। आपको पता है S स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है, P स्क्वायर इज प्लस Q स्क्वायर, ठीक है। एक्टिव पावर का होल स्क्वायर, रिएक्टिव पावर का होल स्क्वायर, तब जाके तो हमारे पास अपेरेंट पावर रहता है। तो हम लोग Q निकाल पाएंगे। Q क्या हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ S स्क्वायर माइनस P स्क्वायर। S स्क्वायर का वैल्यू कितना है हमारा, ठीक है, 500 का होल स्क्वायर माइनस 300 का होल स्क्वायर अंडर रूट में। इसको आप आसानी से सॉल्व कर सकते हो, तब जाके हमारा वैल्यू आता है 400 VAR। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ गया। काफ़ी कबार आपको यहाँ पे ऑप्शन 3 में 400 किलोवाट भी आता है, बट लेकिन आपको रिएक्टिव पावर, व्हाट इज़ द रिएक्टिव पावर आपको पूछा जाता है मेनली, तो आप 400 किलोवाट की मार्क करके आ सकते हो। तो आपको ध्यान रखा, वी मेजर रिएक्टिव पावर इन VAR। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। Then there is a next question, which is question number 19. The set of equation in a matrix form. The terms H parameter of a two port network is, two port network का H parameter जो सबसे पहले क्वेश्चन में मैंने आपको बताया था, वो आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। वो कौन सा मैट्रिक्स फॉर्म, करेक्ट, मैंने आपको बताया था V1 and I1 आर एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ I1 and V2। तो ये हमारा ऑप्शन डी जो है इस केस में करेक्ट हो जाएगा। मैंने आपको बताया था V1 इज इक्वल टू H11, V1 इज इक्वल टू H11 इंटू I1 प्लस H12 इंटू V2, करेक्ट। और I2 क्या हो जाएगा, H21 मल्टीप्लाइड बाय I1, ठीक है, प्लस H22 मल्टीप्लाइड बाय V2। ये मैट्रिक्स का जो सॉल्यूशन है ये उसी के द्वारा वो इक्वेशन आता है हमारा, ठीक है। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। ये बट देखने को अभी काफ़ी सिंपल सा लगता है, बट एग्जामिनेशन में यही काफ़ी कन्फ्यूजिंग से हमें देखने को मिलते हैं, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हो V1 I2 सेम है, बट यहाँ पे जो वैल्यूज़ है प्लस माइनस ये आपको ध्यान में रखनी होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 20। द ट्रांसफर फंक्शन ऑफ अ सिस्टम इज गिवन एज, ये हमारे पास ट्रांसफर फंक्शन बताया गया है, और हमारा सिस्टम कैसा रहेगा ये हमें क्वेश्चन में पूछा गया। इसको हम लोग हमारे ट्रांसफर फंक्शन के साथ में कंपेयर करते हैं, जिसको हम लोग लिखते हैं ओमेगा एन स्क्वायर अपॉन एस स्क्वायर प्लस ट्वाइस जीटा ओमेगा एन प्लस ओमेगा एन एस है बेसिकली, प्लस ओमेगा एन स्क्वायर, ठीक है। तो ओमेगा एन स्क्वायर यहाँ पे हमारे पास वैल्यू कितना गिवन है, वो हमारा 100 है, तो ओमेगा एन का वैल्यू आता है हमारा 10, करेक्ट। इस केस में ट्वाइस ऑफ जीटा ओमेगा एन एस, ट्वाइस ऑफ जीटा ओमेगा एन, ठीक है, जो कि हमारा 20, करेक्ट। ओमेगा एन का वैल्यू कितना है हमारा 10 है, ठीक है, इंटू 10, 2 इंटू जीटा इंटू 10, ठीक है। तो जीटा का जो वैल्यू आ जाएगा, ठीक है, इंटू 2 से 2 कैंसिल आएगा, जीटा का वैल्यू आ जाएगा 1। और आपको पता है जब हमारा जीटा 1 रहता है तब हम लोग कहते हैं उसको हम क्रिटिकली डैम्प्ड सिस्टम है, ठीक है। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ गया। तो ये थे गाइस 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फॉर योर अपकमिंग एग्जामिनेशन RVNL
ठीक है। अगर आपको आज का सेशन समझ में आया तो इस सेशन को जरूर आपके दोस्तों के साथ शेयर करेगा। नेक्स्ट सेशन के लिए मैं आपको क्वेश्चन छोड़ के जा रहा हूँ। क्वेश्चन क्या है हमारा, मटेरियल यूज्ड फॉर मेकिंग शंट फॉर मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट इज व्हाट। इस 4 ऑप्शन में से आपको एक करेक्ट आंसर हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करना होगा। और जो आरएनएल के एग्जामिनेशन के लिए प्रिपेयर करेंगे तो आपको मैंने जो फ्री ई बुक्स और आपको पेड जो हमने पीडीएफ आपको लिए प्रोवाइड करा है हमारे चैनल पे, वो आप जरूर जाके देखिएगा। काफ़ी इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट है और काफ़ी नॉमिनल फीस पे और काफ़ी सारे उसमें से फ्री आपको कंटेंट आपको वहाँ पे देखने को मिलता है। आशा करता हूँ आपको आज का सेशन समझ में होगा। इस सेशन को आपके दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। कोई भी दिक्कत आती है तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करेगा। हमारे चैनल कोचिफाई और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग एमसीक्यूज को यहाँ पे आप क्लिक करके सब्सक्राइब कर सकते हो। ठीक है। सो गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस सेशन। हैव अ नाइस डे।